शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले पेज के साथ में। आज प्रमुख जो एडिटोरियल वो हम डिस्कस करेंगे उसकी शुरुआत करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रावधान किया गया है, आईटी एक्ट में हमें कुछ संशोधन देखने को मिल रहे हैं। संशोधन पार्टिकुलरली ऐसे किए गए हैं कि फैक्ट सही है या गलत है इसका निर्धारण गवर्नमेंट करेगी, उसके हाथ में रहेगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ सही है या गलत है इसका निर्धारण करने के लिए कोर्ट बनाए गए हैं। इसके बाद भले ही सरकार अपनी तरफ से कोई भी कार्यवाही करे, लेकिन ये जो चेकिंग करने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी जो हाल ही में संशोधन किए गए हैं, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा चारों तरफ आलोचना हो रही है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रोल बढ़ा रही है। अब वो किसी भी न्यूज़ को फेक बोल देगी, कौन चेक करेगा? ठीक है, ऐसी चीज़ जो उसको पसंद नहीं है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई सरकार की बुराई बता रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उसको यदि वो फेक न्यूज़ बोल देगी, गलत न्यूज़ बोल देगी, तो आप क्या कर लोगे? तो जॉर्ज ऑरवेल का जो प्रतिष्ठित उपन्यास 1984, जॉर्ज ओवरवेल्स का जो आइकॉनिक नॉवल था 1984, ये इंट्रोड्यूस किया गया था रीडर्स कहाँ के? ओशियाना के। तो ओशियाना के लोगों को ये प्रोवाइड किया गया। एक अत्याचारी राज्य जिसमें एक राज्य शासित भाषा, क्या कहा गया है यहाँ पर? टायरानिकल मतलब होता है अत्याचारी स्टेट, विथ ए स्टेट मैंडेटेड लैंग्वेज। क्या है? सरकार जो भाषा को पसंद करेगी वो भाषा आपको बोलना पड़ेगा। इसके साथ में क्या लिखा है? ये न्यूज़पीक लिखा है, समाचार पत्र है ये। As described by Simi, a lexologist at the Ministry of Truth, citizens are prevented from thought crimes when every concept that can ever be needed will be expressed by exactly one word, with its meaning rigidly defined and all its subsidiary meaning rubbed out and forgotten. तो कुल मिलाकर के ऐसे सरकार की यहाँ पर कल्पना करी जा रही है जहाँ पर सरकार के हिसाब से ही आप सारी चीज़ें बोल रहे हैं। इसके बाद आगे बताया जा रहा है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है डिस्टोपियन। डिस्टोपियंस का मतलब होता है मनहूस। फिक्शन इज़ प्रोवाइडिंग इंस्पायरेशंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शायद इसी उपन्यास से प्रभावित हो गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने क्रिएट करी है पावर अपने आप को कि वो खुद डिटरमाइन करेगी फेक या फिर फॉल्स और मिसलीडिंग इंटरनेट कंटेंट को अबाउट एनी बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिलेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी काम से रिलेटेड। फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिसलीडिंग भी बहुत बार आप सुने हैं। तो ऐसी कुछ भी न्यूज़ ये हो सकती है जो कि गवर्नमेंट की आलोचना कर रही है, सरकार उसको मिसलीडिंग बोल देगी, उसको गलत बोल देगी। मतलब इस चीज़ का मिसयूज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इंटरमीडियरीज जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म, आप इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रख लीजिए कि इंटरमीडियरी हम किनको बोलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म हम किनको बोलते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म सामाजिक तौर पर जिनसे आप लोगों से जुड़ पाते हैं, जैसे कि फेसबुक से जुड़ते हैं, ट्विटर से। इसके साथ साथ में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, BSNL विल हैव टू सेंसर ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार कहेगी ये न्यूज़ को ब्लॉक कर दो, सरकार कहेगी
नेट बंद कर दो, ट्विटर को बोलेगी कि ये गलत न्यूज़ है, ये मिसलीडिंग वाली न्यूज़ है, इसको हटाओ, उनको बाध्य होकर के काम करना पड़ेगा। द रीजनिंग बिहाइंड दिस चेंजेस एज इन द प्रेस नोट इज फॉर ए ओपन, सेफ, ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट। ऐसा क्यों कर रही सरकार? ताकि जो इंटरनेट है वो ओपन हो, सेफ हो, ट्रस्टेड हो और अकाउंटेबल हो। बट इज दिस क्लेम न्यूज़पीक? क्या ये न्यूज़पीक की तरह ही कुछ घटना घटित हो रही है? पहला जो का क्लेम है, ओपन इंटरनेट में बी एग्जामिन्ड बाय हैविंग ए क्लोजर लुक एट क्लास 3 फर्स्ट सेकेंड सी ऑफ द आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो क्लासेस जो 3, 1, 2 और सी है आईटी रूल्स 2023 का, जिसमें शामिल है इस प्रकार की पावर्स दैट वर नोटिफाइड ऑन 6 अप्रैल 2023। अब जो फेक न्यूज़ है या फिर फॉल्स न्यूज़ है या फिर मिसलीडिंग न्यूज़ है, इसका डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो जाता है? उसकी पहचान, निर्धारण करना। इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी बाय ए फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हेंस इट विल बी एक्टिंग एज ए जज इन इट्स ओन केसेस। अब सरकार कह रही है, हमारी जो वेबसाइट है पीआईबी की सरकारी वेबसाइट है, ये जो सरकारी वेबसाइट है यही आपको बताएगी कि ये मिसलीड कर रही है कि नहीं कर रही है न्यूज़, क्या ये गलत न्यूज़ है। मतलब सरकार ने उस वेबसाइट को क्या बना दी? जज बना दी है। और वो जज किसके अंडर में काम कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले नंबर का जो आज फिर आगे हेडिंग डाली जा रही है वो सेफ गार्ड से रिलेटेड है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर सेफ गार्ड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। नॉर्मली जो नेचुरल जस्टिस होता है कि हमें लगे कि नहीं न्याय हो रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपकी प्रोसेस, वेयर ए पर्सन इज़ प्रोवाइडेड ए फेयर चांस, जहाँ पर अपराधी को भी आप मौका देते हैं कि अपने आप को आप क्या काम करो, अपने आप का बचाव करो। लेकिन इस प्रकार का सेफगार्ड जो है आईटी रूल्स में बिल्कुल भी नहीं है, विच कुड रिजल्ट इन ए ब्लैक बॉक्स ऑफ गवर्नमेंट सेंसरशिप, जिसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर के सरकार का एक ब्लैक बॉक्स है सेंसरशिप का। प्रेस रिलीजेस, इसके अलावा ट्वीट्स बाय द गवर्नमेंट विल रैली सिटीजन्स to its cause without providing legal reason or the remedy of a legal challenges। लीगल रीजनिंग क्या हो सकती है, इसके अलावा लीगल क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें अभी समझ में हमको बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, तो क्या कहा गया है? प्राकृतिक न्याय के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया की ज़रूरत होती है जहां किसी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाता है और कानूनी आदेश दिया जाता है। आईटी नियम ऐसा कुछ भी सुरक्षा उपाय नहीं करते हैं। इससे क्या होता है? सरकारी सेंसरशिप ब्लैक बॉक्स के रूप में हमको दिखाई देती है। अधिक से अधिक सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति और ट्वीट नागरिकों को कानूनी तर्क या फिर कानूनी चुनौतियों का उपाय प्रदान किए बिना अपने निर्णय, अपने कारण ठीक रैली करेंगे। अब हमको क्या देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसके अलावा संसदीय सवालों के जवाब में कुछ कुल संख्याएं प्रदान करी जाएंगी। ठीक है, मतलब कि दिस में बिकम न्यू डेफिनेशन ऑफ ओपन, और यहाँ से आपको ओपन का क्या मतलब है अलग अलग नेता सामने आके समझाते रहेगा। कमिंग टू क्लेम ऑफ कीपिंग इंडियन सेफ, इंडियन को आप सेफ कर रहे हैं। द रूल्स आर फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो रूल्स लाए गए हैं वो पार्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लेकर के आए हैं।
reasonable one could admit that false information about central government may result 8 times in public injury, but it is undeniable that the direct beneficiary is central government itself. मतलब कि कुल मिलाकर के यहाँ बात ये करी जा रही है कि कोई भी बातचीत, कोई भी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कि रिलेटेड है और वो चीज़ फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में, ठीक है, पब्लिक इंजरी में, तो ये जो है एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रेसिडेंट एग्जिस्ट द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट। पत्र सूचना ब्यूरो के तथ्यों की जांच करने वाले विभाग की मिसाल मौजूद है, जो सरकारी दस्तावेजों पर आधारित होने के बाद भी सार्वजनिक विभागों के लिए महत्वपूर्ण पत्रकारिता रिपोर्टिंग के लिए त्रुटियां कर रहा है। इसको आपने क्या बना दिए हैं, फैक्ट चेकिंग बना दिए हैं, जो खुद में गलतियां करता है। अब इसको जब आप नई पावर दे देंगे, सरकार को नई मिल जाएगी, सच ए डिटर्मिनेशन बाय ए फैक्ट चेक यूनिट, इसके लिए क्या है, एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाएगी, विल रिजल्ट इन ए स्विफ्ट टेक डाउन मेकिंग इट inaccessible not only on social media but also soon on the website of the news portal। यदि कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि गलत है तो सोशल मीडिया से भी गायब और न्यूज़ का जो पोर्टल है वहाँ से भी गायब हो जाएगा। Hence it will prevent readers from developing a critical understanding। और इससे क्या होगा, मैं कोई चीज़ देख ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई चीज़ सुन ही नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग जो है क्रिटिकली जो थिंकिंग है वो विकसित नहीं कर पाएगा। तो ये जबकि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक नेचुरल आउटकम होता है, लेकिन सरकार इसको क्या काम कर दे रही है, दबा दे रही है। जस्टिस मैथ्यू ने ये ऑब्जर्व किया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण 1975 का ये केस था। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट द ऑर्गन सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन आप खाली सरकार को अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ये रिप्रेजेंट करती है केवल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अपने आप में, बट देयर आर अदर एलिमेंट्स, लेकिन कुछ एलिमेंट्स और भी हैं। पहले टाइप का जो एलिमेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। तो द क्लेम ऑफ एग्जीक्यूटिव टू हैव एक्सक्लूसिव एंड कंक्लूसिव पावर टू डिटरमाइन व्हाट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट इज क्लेम बेस्ड ऑन ए एजम्पशन। सरकार खाली एजम्पशन के बेस पर ये कह रही है दैट एग्जीक्यूटिव अलोन नोस व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर सिटीजन, क्योंकि सरकार अच्छी तरह से जानती है कि सिटीजन्स के लिए क्या अच्छा है। अब चूंकि जो आईटी रूल्स हैं इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली जानती है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टू कीप अस सेफ, और सरकार इसमें पता भी है कि कैसे करके वो हमें सेफ रख सकती है। अब आगे बताया जाता है कि किस प्रकार से हमें जो है डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की जा रही है। इंटरनेट को आप ट्रस्टेड बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि इंटरनेट में यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी वेबसाइट देख रहा हूँ, उससे मैं जानकारी उठा रहा हूँ, तो वो मेरे भरोसेमंद है कि नहीं है। इस प्रकार से जो फैक्ट चेकिंग आती है विदाउट एनी डिटेल्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ फैक्ट चेकिंग बॉडी, तो फैक्ट चेकिंग जो आपने संस्था बनाए हैं, बॉडी बनाए हैं, उसकी आप कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रेगुलेटिंग संस्थानों का डिज़ाइन, ठीक है, जब अछूता नहीं होता है
या फिर वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ गठित होता है तो उन्हें सरकार और यहाँ तक कि राजनीतिक हितों के अधीन बना देता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का डिज़ाइन। व्हेन नॉट इंसुलेटेड व्हेन नॉट इंसुलेटेड मगर मतलब यदि आप जो रेगुलेट करने वाली संस्था है उसको आप ऐसी बनाइए कि वो किसी का पक्ष ना ले, स्वतंत्र तरीके से काम करे। स्वतंत्र तरीके से यदि वो काम नहीं करेगी, आप इस प्रकार से उसका निर्माण नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, वो सरकार के हिसाब से काम करेगी और इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है ना वो प्रभावित होने वाली है। तो ये अंडरमाइन करता है जो बेस है, कैसे करके हम ट्रस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, इज बिल्ड थ्रू स्क्रूटनी। गिवन दैट एग्जीक्यूटिव ब्रांच enjoys immense power of the sword and the purse, तो सरकार के पास तलवार भी है और रुपया भी है। दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ एक्सप्लेन करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994 में। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो डिमांड करता है कॉन्स्टेंट विजिलेंस ओवर एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट पावर बाय द प्रेस एंड द मीडिया अमंग अदर्स। सरकार के ऊपर आप नियंत्रण कैसे करके कर सकते हैं? प्रेस और मीडिया के जो अन्य साधन होते हैं उनके माध्यम से। तो ये काफ़ी इसेंशियल है गुड गवर्नमेंट के लिए भी। हालांकि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार सत्य का एकमात्र मध्यस्थ बन जाएगी और जब ये कहता है कि हम पर विश्वास करो, भारतीयों के पास विकल्प बहुत कम बचेगा। इसके बाद जवाबदेही का क्या आधार है? द बेसिस ऑफ द क्या कहा जा रहा है? द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फाइनली जो अकाउंटेबिलिटी है ये कहाँ पर हमको देखने को मिलती है? रेमेडियल एक्शंस दैट आर इम्प्लीमेंटेड। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पर दिखेगी, जो बचे हुए काम है वहाँ पर उन कामों को आप यदि करते हैं। इसका मतलब ये है ना तो एक आर्टिफिशियल आप उपाय कर रहे हैं प्लेकेशन का टू डिमॉन्स्ट्रेट एक्शन, नॉर डिस्प्रोपोर्शनेट और एग्रेसिव पेनाल्टी। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल वो हम देखने वाले हैं, जो संवैधानिक पोस्ट होती हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ रिमाइंडर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप देखिए। हाल ही में 2 रिसेंटली कमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। will have direct bearing on the concept of the independence of various constitutional authorities in India। और सुप्रीम कोर्ट कुल मिलाकर के चाहता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट फ्री तरीके से काम करता है वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्ति हैं वो भी फ्री तरीके से काम करें, सरकार के दबाव में बिल्कुल भी ना काम करें। तो एक सुनवाई चल रही थी सेना वर्सेस सेना केसेस। कोर्ट ने एक्सप्रेस किया था कुछ सीरियस कंसर्न ओवर द एक्टिव रोल बीइंग प्लेड बाय गवर्नर्स इन स्टेट पॉलिटिक्स। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गवर्नर्स की। राज्यपाल का जो पद होता है, ठीक है, अब राज्यपाल चूँकि केंद्र सरकार का आदमी है, केंद्र सरकार ने उसको भेजी है, तो राज्यपाल का पूरा ध्यान किस में रहता है कि कैसे करके मैं सरकार गिना दूं और अपनी पार्टी की सरकार बना दूं। इसके लिए वो क्या काम कर सकता है? जैसे कि बहुमत सिद्ध करने के लिए टाइम कम देना, अपनी वाली पार्टी को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं राज्यपाल के द्वारा।
तो जो राज्यपाल का पद संवैधानिक है, इसको आप कैसे करके न्यूट्रल बना सकते हैं कि वो दोनों की तरफ सोचे, पक्ष का भी और विपक्ष का भी सोचे। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो राज्यपाल है या फिर राष्ट्रपति है, या फिर हम देख रहे हैं यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सारे जो लोग हैं ना, वो कैसे होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो गवर्नर जो है किसी भी राज्य में सरकार गिराने का कारण नहीं बनना चाहिए, एक कमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुनाव आयोग भी आप देखोगे ना, चुनाव आयोग सरकार के हिसाब से काम ना करे, अपने हिसाब से काम करे, वो फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव कराए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुखिया है, जब आप उसका चुनाव करते हो तो उस समय में विपक्ष के नेता को भी बैठाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बैठाओ, और सरकार का कोई भी आदमी आप उसको बैठा दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कानून का जानकार भी वहाँ पर बैठना चाहिए, तब जाकर के आप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाओगे। तो इसके लिए एक कमेटी की बात करी जाती है। ये कमेटी सजेस्ट करेगी कुछ सुटेबल नाम्स, ठीक है, टू मैन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। फिर आगे बताया जाता है कि स्वतंत्र संस्थानों की हमें आवश्यकता है। एक लोकतंत्र को दिन की निर्वाचित सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए, ठीक है, मनमाना उपयोग यदि आपको रोकना है तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, जांच और संतुलन वाली व्यवस्था की हमें ज़रूरत पड़ती है। भारत का लोकतंत्र, लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ईसीआई, वित्त आयोग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के आयोग जैसे बहुत सारे संवैधानिक प्राधिकरणों से भरा पड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं इनको शामिल किया गया है। Constituent Assembly of the India had recognized the need for such independent institution to regulate sectors of national importance। संविधान शुरू से ही इसी बात पर फोकस कर रहा है कि ये संस्था इंडिपेंडेंट होकर के काम करें, ताकि जो नेशनल इम्पोर्टेंट का सेक्टर है वो अच्छे से रेगुलेट हो सके बिना किसी सरकार के इंटरफियरेंस के। तो ये आवश्यक है कि इस प्रकार की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं आर प्रोवाइडेड विथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इनको आप आज़ादी दीजिए ताकि ये फ्री एंड विथआउट फेयर तरीके से काम कर सकें और इसमें देश का हित रहेगा। इट इज़ टुवर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ clothing them with independence that constitution provide for the manner in which individual heading these institutions are to be appointed। आगे बताया जाता है कि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने यूज़ किया है कुछ सिंपल शब्द, जैसे कि शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं संविधान में। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75 ये कहता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 कहता है। चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में है। चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 316 बोलता है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 350 भी है। आर्टिकल 324 प्रोवाइड करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। किस हिसाब से? कोई भी नियम कानून जो कि पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है। फिर भी जो शब्द है शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, अब किसके हाथ में चली गई?
बंदूक प्रेसिडेंट के हाथ में चली गई। आर यूज्ड वाइल ऑथराइजिंग द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 155। और फिर आप सभी ये जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी एन गोपाल स्वामी एंड ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह कहा गया था हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो एड एंड एडवाइस से काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और इसका हेड रहता है प्राइम मिनिस्टर एज द हेड इन ऑल मैटर्स। मतलब एग्जीक्यूटिव की बात यहाँ पर करी जा रही है। फिर भी इन केसेस वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटी, वहीं यदि हम बात करें किसी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट की, टू बी केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ज़्यादातर क्या कोशिश किया गया है कि सरकार से इसको स्वतंत्र रखा जाए। द क्वेश्चन अराइजेस वेदर सच एन इंटरप्रिटेशन वुड बी इन लाइन विथ द थिंकिंग विच प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट। क्वेश्चन यही हो जाता है कि क्या ये चीज़ हो रही है जिसका बार बार उल्लेख आते रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट होती है वहाँ पर। अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनफेटर्ड चॉइस की बात करी जाती है। तो एक जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कैग की स्थापना कैसे होगी, आर्टिकल 124 में इसका उल्लेख है। यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है क्या, देयर शैल बी एन ऑडिटर जनरल हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमारा संविधान क्या कह रहा है कि हमारे देश में एक ऑडिटर जनरल कैग की ज़रूरत है जो सरकार के खर्चों के ऊपर कंट्रोल लगाएगा, नियंत्रण करेगा कि पैसा आपने कहाँ खर्चा करे हो। वाइल मूविंग एन अमेंडमेंट टू दिस आर्टिकल, जब यदि आप इस आर्टिकल में कुछ चेंज करने जाएंगे, जो कि क्लास फर्स्ट है इस आर्टिकल 124 का, आफ्टर द वर्ड प्रेसिडेंट द वर्ड बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील बी इंसर्टेड। तो यहाँ पर क्या चीज़ होना चाहिए, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये चीज़ हमें इंसर्ट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिस्कस किया है कि जो ऑडिटर जनरल, मतलब जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, इज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and therefore it is essential that words by warrant under his hand and seal should be introduced। इसीलिए हम एक शब्द लेकर के आ रहे हैं by warrant under his hand and seal should be introduced, ये किया गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आगे इसने डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर जनरल होगा ये हमेशा ही स्वतंत्र रहेगा, आइदर द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, दोनों से ही ये स्वतंत्र रहेगा, सरकार से एकदम फ्री रहेगा। वो एक वॉचडॉग की तरह काम करेगा फाइनेंस का। हिज पोजीशन मस्ट बी सो स्ट्रॉन्ग, और इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रखने की ज़रूरत है ताकि वो किसी से भी प्रभावित ना हो, और ऐसा ना हो कि डर के मारे वो सरकार के पैसे की जांच ही ना कर पाए कि पैसा कहाँ खर्च कर रही है सरकार, इसकी कोई जानकारी ही वो दे ना पाए। तो ठीक उसी दिन जब इनिशिएट किया जा रहा है कुछ संशोधन एक आर्टिकल में जो कि प्रोवाइड करता है गवर्नर को, आर्टिकल 131 ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज मूव टू सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिस्कस द फॉलोइंग। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं केंद्र सरकार से रिलेटेड। सेंटर टू कीप ए वॉच ऑन गवर्नमेंट लॉयर
हैंडलिंग क्रिमिनल केसेस। सरकारी वकील जो कि क्रिमिनल केसेस को देख रहे हैं उनके ऊपर अब सरकार नज़र जमा करके रखेगी, ऐसा प्रावधान कुछ किया जाने वाला है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या चाह रही है? वो चाह रही है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। तो जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है ये करेगा, ये पोर्टल, ये सिस्टम अलर्ट सेंड करेगा सीनियर ऑफिसर्स को whenever a public prosecutor seeks a stay in criminal cases। यदि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाह रहा है कि ये जो क्रिमिनल केसेस है इसमें स्टे लग जाए, तो एक अलर्ट सिस्टम भेजा जाएगा सीनियर ऑफिसर्स को। ठीक है, मोर देन ट्वाइस ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, और ये काम 2 बार किया जाएगा। तो जो ई प्रोसिक्यूशन मॉड्यूल है एक पार्ट माना जाता है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जो कि लिंक करता है, इसके साथ साथ में इनेबल करता है सीमलेस ट्रांसफ़र ऑफ डाटा को। ठीक है, इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पिलर माने जाते हैं, जैसे कि कोर्ट है, पुलिस है, जेल है, फॉरेंसिक साइंस लैब है, इनको जानकारी प्रोवाइड करी जा रही है एक वेबसाइट के माध्यम से। द मॉड्यूल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 751 प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन फॉर रिमेनिंग 153 डिस्ट्रिक्ट इज़ ऑन। तो 751 जगह पर जो प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट हैं इस मॉड्यूल को चालू कर दिया गया है। वाइड नेटवर्क की बात करें तो जो मेन पिलर होते हैं ICJS के, इनको डेवलप किया गया था इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। किस रूप में? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये सिस्टम कनेक्ट करता है 16,000 पुलिस स्टेशन को एंड इसके पास में डाटाबेस है 28.98 करोड़ पुलिस रिकॉर्ड्स का। इसको एक्सेस किया जा सकता है केवल किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और जुडिशरी के द्वारा ही। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ये जोर दे रही है इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बेस्ड ऑन द फॉरेंसिक टू इम्प्रूव कन्विक्शन रेट। वो चाहती है कि कन्विक्शन का रेट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, कैसे भी करके। तो जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है ये अभी प्रोसेस में है इंटीग्रेटिंग द मॉड्यूल डायरेक्टली विथ ई कोड। तो इसके अंतर्गत मॉड्यूल को हम डायरेक्ट ई कोड के साथ में जोड़ देंगे। आगे एक बात और यहाँ पर बताई जाती है, मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक करते रहती है जो लोग सेक्सुअल असाल्ट में शामिल हैं इस प्रकार के केसेस को। ठीक है, एवरी 2 मंथ्स में थ्रू इट्स एनालिटिकल टूल जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो कानून में कौन कौन से परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो न्याय की व्यवस्था है उसको हम तंदुरुस्त कर सकें, वो तेज़ी के साथ में काम कर सकें, तो इसके लिए ये सारे प्रयास हम लिख सकते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट में सरकार भ्रमण कर रही है, वहाँ पर पहला क्या मिल गया है, नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स हॉस्पिटल मिल गया है। तो देखते हैं क्या है, कहाँ पर बना है। पीएम ने उद्घाटन किया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। 3 यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे असम में। Says development becomes impossible when politics of dynasty, regionalism, corruption and instability start to dominate। सरकार ने पुरानी जो कांग्रेस की सरकार है मोदी ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेस
पहला एम्स दिया है नॉर्थ ईस्ट को, कहाँ पर, चांगसरी नियर गुवाहाटी ऑन फ्राइडे के दिन ये प्रोवाइड किया गया है। एम्स, इसके साथ साथ में एक मेडिकल कॉलेज, कहाँ पर, कोकराझार प्रत्येक में। नागांव एंड नालबारी वर अमंग वेरियस प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 3,441 करोड़ रुपया कीमत बताई जा रही है, कितना खर्चा किया जा रहा है।